दिल्ली के एक मशहूर कैफे में बैठकर लैपटॉप खोले पांचों दोस्त आशीष, रोहित, आकाश, श्रेया और रिया गप्पे मार रहे थे। सब कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक आशीष का फोन बज उठा। क्रिंग क्रिंग क्रिंग। स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर आशीष ने फोन उठाया और कहा, हेलो माँ। दूसरी तरफ से माँ की घबराई हुई आवाज आई, आशीष, तू कहाँ है रे बाबू? सुन, तेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई। अब फटाफट सब समेट कर गाँव आ जा। तेरी दीदी की शादी तय हो गई है। बहुत जल्द मुहूर्त है। लड़का देख लिया गया है। सब पक्का है। आशीष हैरान रह गया। क्या कह रही हो माँ? तुम लोगों ने हमें बिना बताए अचानक शादी तय कर दी? थोड़ा पहले बताते। माँ ने उसकी एक न सुनी। तेरी दीदी की शादी है, तुझे जल्दी आना ही होगा। तू बिना देर किए आ जा। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया। फोन लॉक करके आशीष ने उदास चेहरा बनाकर टेबल पर रख दिया। ये देखकर श्रेया ने पूछा, क्या हुआ रे आशीष? चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? आशीष ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यार, तुम लोगों को छोड़कर घर जाने का मन नहीं कर रहा है। दीदी की शादी है, माँ अभी बुला रही है। ये सुनते ही रोहित और आकाश एक साथ चिल्लाए, अरे हट साले, दीदी की शादी है, ये तो खुशी की बात है। तू उदास क्यों हो रहा है? आशीष ने थोड़ा सोचा और दोस्तों की तरफ देखकर बोला, अच्छा, तुम लोगों ने कभी असली गांव नहीं देखा है ना? हमेशा तो इस दिल्ली के कंक्रीट के शहर में ही रहते हो। एक काम करो ना, सब मेरे साथ मेरे गांव चलो। तुम लोगों का घूमना भी हो जाएगा और सब मिलकर दीदी की शादी में खूब मजे करेंगे। लड़कियां तो सुनते ही उछल पड़ी। रिया और श्रेया ने ताली बजाते हुए कहा, हाँ हाँ, चलो चलो। हम कभी गांव नहीं गए, बहुत मजा आएगा। आकाश और रोहित भी तुरंत राजी हो गए। उसी वक्त जब सब ऑनलाइन टिकट बुक करने बैठे तो सबके होश उड़ गए। दीदी की शादी का मुहूर्त बहुत करीब था और इस ऐन वक्त पर किसी भी ट्रेन में टिकट खाली नहीं था। हताश होकर आकाश ने जब पेज को रिफ्रेश किया, तभी स्क्रीन के नीचे एक ट्रेन का नाम चमका। अजीब बात यह थी कि बाकी सारी ट्रेनें फुल थीं, लेकिन इस ट्रेन की सारी सीटें खाली थीं। ट्रेन का नाम था कालपुर एक्सप्रेस। स्क्रीन पर दिख रहा था कि ये ट्रेन रात 12 बजे दिल्ली से छूटेगी और मंजिल यानी निशिंदापुर गांव में ठीक सुबह 6 बजे पहुंचा देगी। रोहित ने कहा, अरे जब दूसरी किसी ट्रेन में जगह नहीं है तो यही सही। रात को 12 बजे सफर शुरू करेंगे और सुबह 6 बजे आशीष के गांव पहुंच जाएंगे। बस, बुकिंग कंफर्म। तय समय के मुताबिक पांचों दोस्त रात 11 बजे तक स्टेशन पहुंच गए। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही पांचों दोस्तों के बदन का खून जैसे जम गया। दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर का स्टेशन, मगर चारों तरफ एकदम सन्नाटा। पूरी तरह से वीरान। न किसी कुली की आवाज, न कोई फेरी वाला, यहाँ तक कि कोई दूसरा मुसाफिर भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वे पांचों और उनका सामान था। रिया ने डरकर श्रेया का हाथ पकड़ लिया। यार, ये कैसा स्टेशन है? आसपास एक भी इंसान नहीं है। कितना अजीब लग रहा है। तभी आकाश ने पूछा, क्यों रे आशीष, ये ट्रेन क्या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी? दिल्ली का स्टेशन कभी ऐसा सूना नहीं रहता। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग फालतू में डर रहे हो। अब समझे कि इस ट्रेन की सारी टिकटें खाली क्यों थीं। इस कालपुर एक्सप्रेस में शायद ही कोई सफर करता है। हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई। पूरी ट्रेन को अपनी बपौती समझकर मजे करते हुए चलेंगे। ठीक तभी रात 11:15 बजे प्लेटफॉर्म का पुराना अनाउंसमेंट स्पीकर खड़खड़ाया। किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक मशीनी और रूखी आवाज गूंजी, तारांकन यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कालपुर एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अनाउंसमेंट खत्म होते ही गहरे कोहरे को चीरता हुआ एक एकदम काले रंग का इंजन पटरी पर आया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी ट्रेन पटरी पर आ रही थी, पर न तो पहियों की रगड़ की आवाज थी और न ही कोई हॉर्न। एकदम खामोशी से ट्रेन आकर उनके सामने खड़ी हो गई। रोहित ने ट्रेन का हैंडल पकड़ा और एक झटके में दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और उसके पीछे पीछे बाकी सबने भी बोगी में कदम रखा। उन्होंने सोचा था कि पूरी ट्रेन खाली होगी, लेकिन अंदर जाते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रेन के अंदर की सीटें खाली नहीं थीं, बल्कि खचाखच भरी हुई थीं। वहां हर तरह के लोग मौजूद थे। लाल बनारसी साड़ी पहने एक नई दुल्हन घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। पास ही उसका पति शेरवानी पहने सीधा बैठा था। दूसरी सीट पर कोट पेंट पहने नौकरी पेशा नौजवान लैपटॉप बैग गोद में लिए बैठे थे। यहाँ तक कि गोद में बच्चे लिए माएँ भी थीं। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि बोगी के अंदर रत्ती भर भी आवाज नहीं थी। पूरा सन्नाटा। इतने सारे लोग बैठे थे, मगर कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। सब एकदम पत्थर की मूर्तियों की तरह अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। सबकी आंखें सामने की तरफ टिकी थीं, मानो वे किसी सम्मोहन या गहरे नशे में हों। जब पांचों दोस्तों ने अपनी सीटें ढूंढी, तो सीटों का चमड़ा अजीब तरह से ठंडा महसूस हुआ।
आशीष लोगों की जो 6 सीटों वाली बोगी थी वहां सिर्फ वे पांचों ही बैठे थे और बाकी सीटें खाली थीं, लेकिन ट्रेन की बाकी पूरी बोगियां लोगों से ठसाठस भरी थीं। ठीक रात 12 बजे ट्रेन बिना किसी झटके के एकदम चुपचाप प्लेटफॉर्म छोड़कर चल पड़ी। खिड़की से बाहर दिल्ली का जाना पहचाना स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। लेकिन ट्रेन खुलने के ठीक आखिरी पल में ट्रेन के पिछले दरवाजे से कुछ लोग हड़बड़ाकर चढ़े थे। लगभग 25-30 लोगों का एक बड़ा झुंड। सबके सिर पर पगड़ी थी, चेहरा चादर से ढका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी थी। वे ट्रेन के दरवाजों के सामने और खाली जगहों पर पहरेदारों की तरह खड़े हो गए। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। ये ट्रेन बड़ी अजीब थी। रास्ते में ये किसी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी, न ही किसी सिग्नल पर ठहर रही थी। बस बिना रुके अंधेरे को चीरती हुई भागी जा रही थी। ट्रेन के अंदर वो डाकुओं का गिरोह भी फर्श पर और सीटों के कोनों में चादर ओढ़कर चुपचाप बैठ गया। लेकिन उनकी चादरों के नीचे बड़े बड़े धारदार चाकू और हथियार छिपे थे, जिसे रोहित और आकाश ने देख लिया था। एक अनजाने खौफ की वजह से पांचों दोस्तों में से किसी की आंखों में नींद नहीं आई। रात जब और गहरी हुई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, ठीक तभी ट्रेन के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी। चादर ओढ़कर बैठे डाकू एक झटके में खड़े हो गए। लेकिन ये क्या? वे कोई आम इंसान थे या डाकुओं के रूप में कोई साया? उनकी आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। बिना कोई बात किए, बिना कोई चेतावनी दिए, उन डाकुओं ने ट्रेन के एक छोर से जिंदा लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके सोने चांदी के गहने और पैसे छीनने शुरू कर दिए और जिसने भी विरोध किया, धारदार हथियारों से पल भर में उनका गला रेत दिया। बचाओ, हमें बचाओ! पूरी ट्रेन में चीख पुकार और कराहने की आवाज से कान फटने लगे। आशीष, रोहित, आकाश, श्रेया और रिया ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उस बनारसी साड़ी वाली नई दुल्हन का गला काटकर एक डाकू ने उसका सोने का हार खींच लिया। ट्रेन का फर्श देखते ही देखते लाल खून से भर गया। पूरी बोगी जैसे कोई कत्लखाना बन गई थी। वे डाकू एक तरफ से मारते काटते हुए अब आशीष लोगों की बोगी की तरफ ही बढ़ रहे थे। हमें अभी यहाँ से भागना होगा, वरना ये हमें भी खत्म कर देंगे, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। जान बचाने का और कोई रास्ता न देखकर पांचों दोस्त एक साथ दौड़े और बोगी के कोने में बने वॉशरूम के अंदर घुसकर अंदर से सिटकनी बंद कर ली। ठीक उसी वक्त एक खून से सना डाकू वॉशरूम के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। वो दरवाजे पर पूरी ताकत से लात और कुल्हाड़ी के वार करने लगा। खोल, दरवाजा खोल! अंदर पांचों दोस्तों ने दरवाजे के हैंडल और लकड़ी को अपनी पूरी ताकत से दबाकर पकड़े रखा। रिया के आंसू बह रहे थे, श्रेया डर से कांप रही थी, लेकिन किसी ने भी पकड़ ढीली नहीं की। बाहर से उस डाकू ने बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाजा नहीं तोड़ पाया। कुछ देर बाद बाहर का शोर शराबा और दरवाजे पर वार होना बंद हो गया। जब भोर की हल्की रोशनी फूटने लगी, तब वॉशरूम के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। आशीष ने खिड़की के कांच पर जमी धुंध को हाथ से साफ किया और बाहर देखने की कोशिश की। हल्की रोशनी में उसे एक जाना पहचाना पुराना शेड दिखाई दिया। आशीष ने फुसफुसाते हुए कहा, रोहित, आकाश, हमारा स्टेशन आ गया, निशिंदापुर आ गया यार। सुबह हो गई है, हमें अब उतरना होगा। रोहित और आकाश ने हिम्मत जुटाई और धीरे से वॉशरूम का लॉक खोला। आशीष ने बहुत सावधानी से बिना कोई आवाज किए वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा सा सरकाया। बाहर अभी भी हल्का अंधेरा और कोहरा था। आशीष ने आसपास देखा। हैरानी की बात थी कि उस 25-30 डाकुओं के खूंखार गिरोह का नामो निशान नहीं था। पूरी गैलरी खाली थी। कोई नहीं है यार, चलो जल्दी चलो! आशीष के कहते ही पांचों जैसे ही वॉशरूम से पूरी तरह बाहर निकले, वैसे ही उनके पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा और गीला महसूस हुआ। रोहित ने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाई और नीचे रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही श्रेया और रिया ने डर के मारे अपने मुंह बंद कर लिए। ट्रेन का पूरा फर्श लाल खून से लथपथ था। वॉशरूम के दरवाजे से लेकर ट्रेन के मुख्य दरवाजे तक सिर्फ लोगों की कटी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। जो डाकू कुछ देर पहले कत्लेआम मचा रहे थे, वे उन लाशों को छोड़कर मानो हवा में गायब हो चुके थे। वे इंसान नहीं थे यार, वे भूत थे। रिया रोते हुए आशीष की कमीज पकड़कर बिलख पड़ी। लाशों और खून के ऊपर से ही किसी तरह पैर बचाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर वे दौड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचे। रोहित ने ट्रेन का हैंडल खींचा और दरवाजा खोल दिया। वे अपने सामान और बैग की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कालपुर एक्सप्रेस की उस खून से सनी बोगी से एक एक करके प्लेटफॉर्म पर कूद गए। उनके पैर नीचे रखते ही बिना कोई हॉर्न बजाए कालपुर एक्सप्रेस फिर से चुपचाप चल पड़ी और पलक झपकते ही कोहरे में ओझल हो गई। सुबह के ठीक 6 बजे थे। निशिंदापुर स्टेशन के उस ठंडे कोहरे में खड़े होकर पांचों दोस्तों के हाथ पैर कांप रहे थे। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था।
आशीष ने अपनी जेब से फोन निकाला और कांपते हाथों से अपनी मां को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर दिखा रहा था नो नेटवर्क। लगातार आधे घंटे तक वे उस वीरान प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। ठीक आधे घंटे बाद अचानक आशीष के फोन में नेटवर्क आया और फोन लगते ही दूसरी तरफ से मां की आवाज आई। हेलो बाबू, क्या तुम लोग पहुंच गए? हम बस रास्ते में ही हैं। कुछ ही देर में स्टेशन के बाहर एक रोशनी दिखाई दी। आशीष के माता पिता दो बैलगाड़ियां लेकर उन्हें लेने आए थे। मां को देखते ही आशीष, रोहित और आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके पीले पड़े चेहरे और खाली हाथ देखकर मां चौंक गईं। क्या हुआ रे? तुम लोगों की ये हालत क्यों है? बैग और सामान कहाँ है? गाड़ी में बैठने के बाद आशीष और रोहित ने ट्रेन में हुए उस भयानक खून खराबे और डाकुओं के कत्लेआम की कहानी एक सांस में सुना दी। सब सुनकर आशीष के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। वे बैलगाड़ी के बीच में ही झटके से सीधे होकर बैठ गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। पिता ने एक गहरी सांस ली और आशीष की तरफ देखकर बोले, तूने बहुत अनर्थ कर दिया आशीष। तुम लोग ये कौन सी ट्रेन में चढ़ गए? उस कालपुर एक्सप्रेस की कहानी तो मैंने बचपन में अपने दादाजी के मुंह से सुनी थी। आकाश ने हैरान होकर पूछा, दादाजी के मुंह से? मतलब? पिता ने गंभीर आवाज में कहा, आज से करीब 100 साल पहले ठीक इसी लाइन पर कालपुर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती थी। एक अमावस्या की रात 25-30 डाकुओं के एक भयानक गिरोह ने उस ट्रेन में चढ़कर सभी यात्रियों को बेरहमी से काट डाला था। लेकिन पाप कभी छिपता नहीं है। अगली ही सुबह एक अलौकिक घटना में उस ट्रेन के भीतर ही सारे डाकू अजीब तरीके से मरे हुए पाए गए। तब से रेल लाइन का वो हिस्सा बंद कर दिया गया। लेकिन निशिंदापुर के बुजुर्ग कहते हैं, अक्सर अमावस्या की रात को वो कालपुर एक्सप्रेस वापस लौटती है। कई लोगों ने उसे दूर से देखा है। लेकिन तुम लोग जिंदा इंसान होकर उस भूतिया ट्रेन का टिकट कैसे कटा बैठे? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिता गुस्से और डर में आशीष पर चिल्लाने लगे। स्थिति को संभालते हुए मां ने तुरंत कहा, अरे छोड़ो भी अब इन बातों को। भगवान की दया से मेरे बच्चे जिंदा वापस आ गए हैं, यही बहुत है। अब और डांट फटकार मत करो। घर चलो। घर पहुंचते पहुंचते सुबह के करीब 8 बज गए। मां ने सबसे कहा, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हो। जाओ, सब पहले अच्छे से नहा धो लो, फिर फ्रेश होकर आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो। खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर चुपचाप सो जाओ। मां के कहे अनुसार गर्मा गर्म खाना खाकर आशीष, रोहित, आकाश और दोनों लड़कियां श्रेया और रिया अपने अपने कमरों में जाकर बिस्तर पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह असली बात सामने आई। रात का वो भयानक मंजर देखने के बाद रिया गहरे सदमे में चली गई थी। सुबह जब श्रेया उसे जगाने गई तो देखा कि रिया का शरीर आग की तरह तप रहा था, तेज बुखार। वो लड़की नींद में भी डर के मारे, बचाओ, वॉशरूम में डाकू आ गए हैं, चिल्ला रही थी। खबर मिलते ही आशीष के माता पिता दौड़कर आए। गांव के डॉक्टर बाबू को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करके दवा दी और बोले, शरीर में कोई बीमारी नहीं है माँ, लड़की रात को बहुत ज्यादा डर गई है। इसके मन पर गहरा सदमा लगा है। डॉक्टर की दवा के साथ साथ आशीष की मां ने अब खुद कमान संभाली। उन्होंने कहा, डॉक्टरी दवा तो चलेगी ही, लेकिन मन का यह डर भगाने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। मां ने तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया। घर के आंगन में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया गया। मंगल कलश स्थापित कर, धूप दीप जलाकर मां ने सभी बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा करवाई। पंडित जी ने आकर अभिमंत्रित जल सबके सिर पर छिड़का और एक खास ताबीज, कवच रिया और बाकी दोस्तों के हाथों में बांध दिया। मां ने खुद रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, अब कोई डर नहीं है मेरी बच्ची, मां काली ने तुम लोगों की रक्षा की है। उस भूतिया ट्रेन का साया अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब भूल जाओ बाबू, अब तुम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो। मां की उस ममता, डॉक्टर की दवा और भगवान की पूजा के असर से दोपहर बाद तक रिया का बुखार पूरी तरह उतर गया। सबके मन से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। मां ने जिस तरह सबका डर दूर किया, उससे दोस्तों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। इसके बाद शुरू हुआ आशीष की दीदी की शादी का असली जश्न। सारे डर को भूलकर आशीष, रोहित, आकाश, श्रेया और रिया शादी की खुशियों में डूब गए। हल्दी, मेहंदी, नाच गाना सब कुछ बहुत धूमधाम से हुआ। माता पिता ने बहुत अच्छे से दीदी की शादी की और रीति रिवाज के अनुसार दूल्हे को सारा दान सामान देकर विदा किया। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद जिस दिन दोस्तों को दिल्ली लौटना था, उस दिन मां ने उनके माथे पर दही का तिलक लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बाबू, मन में अब कोई डर मत रखना। अब सब लोग सुरक्षित और खुशी खुशी वापस जाओ। सारे खौफ को पीछे छोड़ मन में ढेर सारी खुशियां और एक अनोखे अनुभव की यादें लेकर पांचों दोस्त एक बार फिर ट्रेन की खिड़की से हाथ हिलाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए।
अब उनके मन में कोई डर नहीं था, बस थी 100 साल पुरानी उस कालपुर एक्सप्रेस से जिंदा बच निकलने की एक जादुई कहानी।